हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट कर लिया था। कैसे अंग्रेज़ों ने यहाँ अपने साम्राज्य का विस्तार किया, कैसे यहाँ के लोगों ने उनका विरोध किया और उसके बावजूद कैसे उन्होंने उनका संघर्ष किया। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का इतिहास क्या रहा है, तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में कैसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ओके, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म इज अ फीलिंग इन विच अ पर्सन कंप्लीट डिवोशन इज डेडिकेटेड टू दिस कंट्री। नेशनलिज्म होता क्या है, राष्ट्रवाद क्या होता है, एक ऐसी भावना है, फीलिंग है जो कोई भी व्यक्ति अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसकी भावना अपने देश के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होती है, इसका मतलब ही क्या होता है, राष्ट्रवाद होता है। द स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन ऑफ बिकमिंग नेशन कैन बी सीन इन द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। एक जो बहुत ही मजबूत दृढ़ इच्छा है आज़ादी की और उनके विचारों की, वो आप देख सकते हैं जो अमेरिका का वॉर हुआ आज़ादी के लिए। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन फॉर द बिकमिंग अ नेशन स्टेट इज इन यूरोप इज विजिबल इन द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस इन 1789। और जो राष्ट्रवाद की भावना है, जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन हुआ फ्रांस में, जो रेवोल्यूशन हुई, क्रांति 1789 में, इसमें भी आप देख सकते हैं। कहने का मतलब ये, जो सबसे पहला इस प्रकार का जो लोगों में विचारधारा का प्रवाह हुआ, वो आप देख सकते हैं फ्रांस की जो रेवोल्यूशन हुई 1789 में, वहाँ पे। ठीक है, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा होगा, दिस रेवोल्यूशन प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन स्प्रेडिंग नेशनलिज्म इन यूरोप। और इस क्रांति से यूरोप में जो राष्ट्रवाद है उसको फैलने में महत्वपूर्ण हेल्प मिली, उसको बहुत ही ज़्यादा हेल्प हुआ। टेकिंग ए लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th सेंचुरी यूरोप का अगर आप मिड 18th सेंचुरी का मैप देखेंगे, देयर सीम्स नो नेशन स्टेट प्रेजेंट इन इट। उसमें आप पाएंगे उसमें राष्ट्र राज्य नहीं मिलता है। यूरोप वॉज डिवाइडेड इंटू वेरियस रॉयल्टीज, डचीज, कैंटोन्स एंड सेवरल स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स हैविंग रिलीजियस टेस्ट। जो यूरोप था वो अलग अलग यूनिट में बटा था, रॉयल्टीज में बटा था। डचीज थे उसमें, कैंटोन्स थे और छोटे छोटे स्मॉल पॉलिटिकल यूनिट्स हुआ करते थे, जो काहे बटे हुए थे, रिलीजियस बेस से बटे हुए थे। एंड हुज रूलर्स हैड देयर ऑटोनोमस स्टेटस। और उनके जो शासक होते थे उनका उन क्षेत्रों पे पूर्ण अधिकार होता था। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वाज रूल्ड अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्की। जो ईस्टर्न पूर्वी यूरोप था एंड सेंट्रल यूरोप, इसको ऑटोक्रेटिक मोनार्की के द्वारा रूल किया जा रहा था। एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव्ड देयर। और यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार के लोग भी रहते थे। दे डिड नॉट कंसिडर देमसेल्व्स टू वर्क अंडर एनी कलेक्टिव आइडेंटिटी और सिमिलर कल्चर। और यहाँ के जो रहने वाले लोग थे उनको किसी सामूहिक पहचान या किसी जो समान उनकी भागीदारी होती है, ठीक है, उसका राइट नहीं था। दे स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, ये अलग अलग भाषाएँ बोलते थे। एंड वर द मेंबर्स ऑफ डिफरेंट रेशियल ग्रुप्स, और अलग अलग इनके जो नस्लीय थे, ठीक है, नस्लें इनकी अलग अलग होती थी। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे, इन एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन ऑफ हैबिसबर्ग का जो एरिस्टोक्रेटिक सेक्शन हुआ करता था, वो लोग कौन सी भाषा बोलते थे, वर मेजोरिटी इन पीपल जर्मन। हैबिसबर्ग वर द नंबर ऑफ जर्मन स्पोकन पीपल। ठीक है, जो हैबिसबर्ग का सेक्शन था वो अधिकतर जर्मन बोलते थे। एंड मेजोरिटी ड्यू टू पीपल ऑफ लम्बोर्डी एंड वेंतिया स्पोक इटालियन। ठीक है, तो लम्बोर्डी और वेंतिया की इसको की मेजोरिटी होने के कारण ये इटालियन बोलते थे। विद द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हंगरी यूज्ड मगयार लैंग्वेज। और हंगरी की लगभग आधे से अधिक आबादी कौन सी भाषा यूज करती थी, मगयार। वही रेस्ट ऑफ द पीपल स्पोक वेरियस डायलेक्ट।
जबकि बाकी जो लोग थे वो अलग अलग भाषाओं को बोलते थे। द एरिस्टोक्रेटिक क्लास इन गैलिसिया यूज्ड टू स्पीक पोलिश लैंग्वेज। जो एरिस्टोक्रेटिक वर्ग हुआ करता था गैलिसिया का, वो कौन सी भाषा बोलता था? पोलिश लैंग्वेज बोलता था। दिस टाइप ऑफ डिफरेंसेस वाज नॉट सपोर्टिव फॉर द पॉलिटिकल यूनिटी विद ईज। तो इस प्रकार के जो भिन्नताएं हैं, अंतर हैं, ये किसी भी जो राजनीतिक एकता होती है, ठीक है, उसको आप आसानी से बढ़ा नहीं सकते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग भाषाएँ बोल रहे हैं, उनके अलग अलग देश हैं, अलग अलग कस्टम्स हैं, तो उनको एक राजनीतिक सूत्र में बांधना थोड़ा कठिन है, टफ है। द रॉयल्टीज टुवर्ड्स द किंग was the only element to keep the different group tied together। और जो कई तरह के समूह थे, ठीक है, तो इनमें बस राजा के प्रति लोगों की निष्ठा थी, उनका आदर था, इसीलिए लोग बंधे रहते थे आपस में, ठीक है। रीजन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ क्यों, उसके कारण क्या थे? जैसे हमारे देश में जो क्रांति हुई 1857 की, तो उसके क्या रीजन थे, क्या कारण थे, क्यों हुई? ठीक है, तो बहुत सारे रीजन थे। ऐसे ही यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो इसके रीजन क्या है? कारण राइज ऑफ मिडिल क्लास, जो मध्यम वर्ग के लोग थे, अब उभर के वो सामने आ रहे थे। इन यूरोप द लैंडलॉर्ड एरिस्टोक्रेटिक क्लास वाज द मोस्ट डोमिनेटिंग वन फ्रॉम द सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यूरोप में जो सामाजिक और राजनीतिक और जो ज़मीन है उसका जो मालिक है, कह सकते हो, वो एक बहुत ही प्रभुत्वशाली वर्ग हुआ करता था, लैंडलॉर्ड हुआ करता था। दिस ग्रुप वाज स्मॉल वन रिगार्डिंग टू द पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से ये ग्रुप कम हुआ करता था, छोटा हुआ करता था। वाइल मोस्ट ऑफ द पीपल, जबकि अधिकतर लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ यूरोप वर फार्मर, जबकि अधिकतर जो यूरोप के लोग थे वो किसान थे। इन वेस्टर्न यूरोप tenants and small farmers used to do farming of most of the land area। पश्चिमी यूरोप में अधिकतर जो छोटे छोटे किसान हुआ करते थे, फार्मर्स हुआ करते थे, वो अधिकतर भूभाग पे खेती करते थे। जबकि while the land in ईस्टर्न एंड मिडिल यूरोप, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप की जो लैंड का हिस्सा हुआ करता था, वह डिवाइडेड अमॉन्ग्स बिग मैन्योर्स वेयर द स्लेव्स परफॉर्म कल्टीवेशन। ये बड़े बड़े जो सामंत लोग हुआ करते थे, ठीक है, उनके बीच में बटी थी और इन पे गुलामों से वो खेती करवाते थे, ठीक है। वेयर द स्लेव्स परफॉर्म कल्टीवेशन। इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप अ न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज विद द डेवलपमेंट ऑफ सिटीज एंड द राइज ऑफ ट्रेडिंग क्लास विच कंप्राइज लेबर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रीज, ट्रेडर एंड पीपल ऑफ सर्विस सेक्टर। तो जो पश्चिमी और मध्य का यूरोप था, वहाँ पे एक नए सोशल ग्रुप का उदय हुआ, एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, न्यू सोशल ग्रुप इमर्ज। जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ और व्यापार बढ़ा, ठीक है, इनमें कौन कौन शामिल थे? लेबर क्लास, मिडिल क्लास, इंडस्ट्रियलिस्ट, ट्रेडर, पीपल सर्विस सेक्टर, ठीक है। तो एक नए ग्रुप का उदय हुआ पश्चिमी और मध्य यूरोप में। द सेंटिमेंट्स ऑफ नेशनल यूनिटी वर पॉपुलराइज्ड अमॉन्ग दीज ग्रुप्स आफ्टर द एंड ऑफ द प्रिविलेज ऑफ अरिस्टोक्रेटिक पीपल। जब इन वर्गों में जो कुलीन वर्ग के लोग थे, उनको विशेष अधिकार प्राप्त थे, जब उनकी समाप्ति हो गई, ठीक है, उसके बाद जो राष्ट्रीय एकता के विचार रखने वाले लोग थे, उनको लोग अधिक पसंद करने लगे। तो जब एक विशेष वर्ग की जो विचारधारा थी वो समाप्त हो गई, तो फिर ऐसे लोगों को लोग ज़्यादा महत्व देने लगे जिनकी विचारधारा राष्ट्रीय हुआ करती थी। लिबरल नेशनलिज्म, जिसको हम उदारवादी, लिबरल में स्वच्छंद कह सकते हो। द फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाज नर्चर्ड बाई लिबरलिज्म एंड डेमोक्रेसी। यूरोप में जो राष्ट्रीयता की भावना है, ठीक है, उसका पोषण कैसे हुआ? लिबरलिज्म, उदारवाद से और प्रजातंत्र से। डेमोक्रेसी, जिसको लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रवाद की भावना जो यूरोप में है, उसका पोषण उदारवाद या प्रजातंत्र या लोकतंत्र से हुआ।
डिग्निफाइड फ्रीडम एंड इक्वलिटी इज द जनरल मीनिंग ऑफ लिबरलिज्म। अगर हम उदारवाद के अर्थ की बात करें तो उदारवाद का अर्थ का मतलब है स्वतंत्रता, फ्रीडम एंड इक्वलिटी। ठीक है, एक सामान्य अर्थ इसका यही है कि आज़ादी और समानता। टू मेक ऑलमोस्ट ऑल रीजन्स फ्री वॉज द गोल ऑफ लिबरलिज्म। और जो लिबरलिज्म था, स्वतंत्रता थी, इसका मतलब ये था कि जो अधिकांश क्षेत्र हैं, ठीक है, उन पे अलग अलग लोगों का क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है, तो उनके नियंत्रण से उन क्षेत्रों को मुक्त करवाना, इसी को लिबरलिज्म कहा गया। द लिबरलिस्ट और कुछ उदारवादी लोग हुए वांटेड टू इंश्योर पर्सनल फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो वो चाहते थे कि हमको व्यक्तिगत जो पर्सनल फ्रीडम स्पीच है उसकी बोलने की आज़ादी मिले, राइटिंग लिखने की आज़ादी मिले, असेंबली इकट्ठा होने की आज़ादी मिले, ऑर्गेनाइजेशन एंड सेफ्टी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, और हमें खुद संगठन बनाने की आज़ादी मिले और हमारी जो प्रॉपर्टी निजी संपत्ति है उसकी जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करने का भी अधिकार मिले। पॉलिटिकली लिबरलिज्म emphasizes on a government which is formed with consensus। राजनीतिक रूप से जो उदारवाद है तो वो ऐसा चाहता था कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाई जाए, ठीक है, जिसमें फॉर्म विद कॉन्सेसनेस, जिसमें सबकी सहमति हो। एक ऐसी गवर्नमेंट बनाने पे बल देता था जो लिबरलिज्म है, ऐसी सरकार बनाने पे जिसमें सभी की सहभागिता हो, सब सहमत हो, सभी की सहमति वो सरकार बनी हो। इन इकोनॉमिक फील्ड लिबरलिज्म वाज एसोसिएटेड विद द पावरफुल डिमांड्स ऑफ मिडिल क्लास फॉर फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड रिमूवल ऑफ कंट्रोल इम्पोज बाई स्टेट अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें इन इकोनॉमिक फील्ड, तो जो लिबरलिज्म है वो किससे संबंधित था? उदारवादिता का मतलब था विद द पावरफुल डिमांड ऑफ मिडिल क्लास, जो मध्य वर्ग था उनकी पावरफुल डिमांड जो थी, जोरदार मांग थी, उससे संबंधित था। फ्रीडम ऑफ मार्केट एंड रिमूवल ऑफ द कंट्रोल, ठीक है, और कुछ लोगों का कंट्रोल था, नियंत्रण था बाय द स्टेट अपॉन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, ठीक है, उनके सामान पे कुछ लोगों का नियंत्रण था, ठीक है, उनके कैपिटल पे, गुड्स पे, पूंजी पे, तो उसको रोक लगाना, ऐसे जो उनकी मांगे थी, तो आर्थिक रूप से उनके लिए ये लिबरलिज्म था कि हमारा जो सामान है उस पर रोक लगी है वो हट जाए, ठीक है, तो हम अपने सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे आसानी से ले जा सकते हैं। तो हमारे लिए तो यही लिबरलिज्म है, यही आज़ादी है। इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सेंचुरी, इसके इस शताब्दी का जो पहला हिस्सा था, इस सदी के पहले भाग की अगर हम बात करें, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप्स ऑफ नेपोलियन के कुछ प्रशासनिक कदमों के कारण, प्रशासनिक स्टेप्स के कारण, अ कन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट वाज फॉर्म बाय द यूनियन ऑफ न्यूमरस स्मॉल जर्मन स्पोकन स्टेट इन विच एवरी स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी एंड वेट मेजरमेंट सिस्टम। तो जो पहला तो सदी के पहले भाग में नेपोलियन बोनापार्ट के या नेपोलियन के प्रयासों से, उसके प्रशासनिक प्रयासों से, जो जर्मन भाषी लोग थे, ठीक है, उनको मिला के लगभग 39 स्टेट वॉज फॉर्म बाय द स्मॉल जर्मन स्पोकन स्टेट्स, ठीक है, छोटे छोटे जो जर्मन स्पोकन स्टेट थे उनको मिला के 39 स्टेट्स बनाए गए। इन विच एवरी स्टेट हैड ओन करेंसी, इसमें प्रत्येक स्टेट की अपनी खुद की करेंसी थी और खुद का उसका जो नाप तौल होती है, मेजरमेंट होती है, उसका खुद का सिस्टम था। इन 1833 AD अ बिजनेसमैन वर ट्रेवलिंग फ्रॉम हैम्बर्ग टू न्यूरमबर्ग। 1830 की बात है कि अगर कोई व्यापारी हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जाके अपना माल बेचता है तो फिर हैड टू पास थ्रू 11 एक्साइज ड्यूटी, तो उसको लगभग 11 प्रकार के कर देने पड़ते थे, ठीक है, 11 प्रकार के जो ड्यूटी स्टेशन बनाए गए थे, मीन्स उसको उन स्टेशनों से गुजरना पड़ता था
और प्रत्येक स्टेशन पे कर देना पड़ता था। अगर कोई हैम्बर्ग से न्यूरमबर्ग जा रहा है व्यापार करने, अपने सामान को बेचने, तो उसको इन 11 स्टेशन से गुजरना पड़ेगा और उसको इन 11 स्टेशन पे अलग अलग कर देना पड़ेगा। कंसिडरिंग इट एज अ बैरियर इन इकोनॉमिक एक्सचेंज, ऐसा मानते हुए कि ये जो व्यवस्था है, ये आर्थिक जो एक्सचेंज हो रहा है उसमें एक बैरियर का काम कर रही है। द न्यू ट्रेड ग्रुप वॉज गिविंग अ लॉजिक इन फेवर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सच अ इंटीग्रेटेड इकोनॉमिक जोन। इसलिए जो नई परिस्थितियां बनाई गई उसके आधार पे इन नियमों को बाधक माना गया। इसमें फिर जो वस्तुओं पे कर लगता था, वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स पीपल एंड कैपिटल रिमेंड फ्री, तो उन्होंने ऐसा माना कि जो आर्थिक समृद्धि होनी चाहिए, इकोनॉमिक जो व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, इसमें जो 11 प्रकार के कर देने पड़ते हैं, इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बाधा है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक नई एकीकृत यूनिफाइंग जो इकोनॉमिक फील्ड है उसको बनाने की बात हुई, जहाँ पे जो दूसरी वस्तुएं हैं, ठीक है, गुड्स हैं या पीपल्स का कैपिटल है, उसको जो बाकी सब चीज़ें हैं उसको फ्री रखा जाना चाहिए। इसलिए इन 1834 सच अ इकोनॉमिक जोन वॉज फॉर्म्ड बाय द इनिशिएटिव ऑफ पुर्शिया। इसलिए 1834 ईस्वी पुर्शिया के पहल के उपलक्ष्य में, ठीक है, पुर्शिया के प्रयासों से इन द फॉर्म ऑफ टैरिफ यूनियन जोल्वेरियन इन विच ऑलमोस्ट ऑल द जर्मन स्टेट वर इंक्लूडेड, ठीक है। तो जो टैरिफ यूनियन जोल्वेरियन बनाई गई, इसमें लगभग जो जितने भी जर्मन स्टेट थे उनको शामिल किया गया। दिस यूनियन एबॉलिश द बैरियर ऑफ टैक्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज टू विच वॉज अर्लियर मोर देन 30। इसमें क्या किया गया, इस यूनियन में जो बैरियर लगते थे, जो कर लगता था, उन सबको क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और जो करेंसीज की नंबर हुआ करता था, करेंसीज की संख्या हुआ करती थी, पहले 30 हुआ करती थी, मोर देन 30, अब इसको कितना कर दिया गया, 2 कर दिया गया। मीन्स 30 से घटा के मुद्राओं की संख्या कितनी कर दी गई, 2 कर दी गई। दिस यूनियन फैसिलिटेटेड इकोनॉमिक इंटरेस्ट सपोर्टिव फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन। और ये जो यूनियन थी, ये संघ था, ये राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल यूनिफिकेशन में सहायक बना। सपोर्टिव फॉर द नेशनल यूनिफिकेशन, राष्ट्रीय एकीकरण में ये जो आर्थिक सुविधा उन्होंने दी, ये सहायक बना। एंड द कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सेंटिमेंट्स वर स्ट्रेंथेंड बाय द वेव्स ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एट दैट टाइम। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उस समय जो आर्थिक यूनिफिकेशन हुआ, इसने कहीं ना कहीं जो राष्ट्रवादी लोगों की फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, उसको इसने क्या किया, मजबूत किया, स्ट्रेंथन, ठीक है, बाय द वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म एट दैट टाइम। उस समय जो आर्थिक राष्ट्रवाद हुआ, उसकी लहर उठी, इससे जो राष्ट्रवाद था वो मजबूत हुआ। रेवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस, इंग्लैंड और फ्रांस की क्रांति। द ग्लोरियस रिवोल्यूशन ऑफ इंग्लैंड gave birth to the belief that there is no justification for the divine right in any kind of government. इंग्लैंड में उसकी जो शानदार गौरवपूर्ण क्रांति थी, उससे ऐसा ज्ञात होता था, ऐसी मान्यता हो गई थी कि यहाँ पे किसी भी प्रकार के जो शासन तंत्र है, ठीक है, उनको कोई भी डिवाइन राइट नहीं। एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट, किसी भी प्रकार की सरकार को डिवाइन राइट नहीं है, जिसको दैवीय अधिकार कहते हैं, ठीक है, इसका कोई भी मतलब नहीं। एंड इन द सेम ऑर्डर द रिवोल्यूशन ऑफ फ्रांस गेव बर्थ टू द नोशन दैट द इंडिविजुअल फ्रीडम इज सो सेक्रेड दैट नो रेगमी कैन इग्नोर इट। और ठीक इसी प्रकार दूसरी तरफ क्रांति में, जो फ्रांस की क्रांति हुई, उसमें भी एक ऐसी ही विचारधारा ने जन्म लिया, एक ऐसी ही अवधारणा ने जन्म लिया कि जो प्रत्येक व्यक्ति है, उसकी जो व्यक्तिगत आज़ादी है वो बहुत ही कैसी है, पवित्र है। फ्रीडम, इंडिविजुअल फ्रीडम इज सो सैक्रेड, वो इतनी पवित्र है
दैट नो रेगमी कैन इग्नोर इट, कि इसको कोई भी किसी भी प्रकार की जो सत्ता होती है इसको रोक नहीं सकती, इसकी अवहेलना नहीं कर सकती। दिस कॉन्सेप्ट, ये जो विचारधारा थी, वॉज अ विक्ट्री ऑफ नेशनलिज्म, यही राष्ट्रवाद की विजय थी। ये जो विचारधारा है, कॉन्सेप्ट है, यही राष्ट्रीयता की विजय थी। नेशनलिज्म वॉज बॉर्न इन रेस्पॉन्स टू दैट monarchical power which claims that the power of king is despotic due to his godly rights। जो राष्ट्रीयता है, नेशनलिज्म है, तो उस राजतंत्रीय शक्ति के प्रत्युत्तर के रूप में जन्मी। जो राजा था, मोनेरिकल पावर था, ठीक है, उसके प्रत्युत्तर में किसका जन्म हुआ? नेशनलिज्म का। और जो मोनेरिकल पावर, जो राजतंत्र था, उसकी ताकत कहती थी दैट द पावर ऑफ अ किंग, जो राजा की ताकत होती है वो दैवी ताकतों के आधार पर डिस्पोटिक, निरंकुश होती है, क्योंकि उसको ईश्वर से अधिकार प्राप्त है, ठीक है। तो राजा की ऐसी सोच के कारण ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। राजा ऐसा सोचता था कि वो ईश्वर का भेजा हुआ दूत है, उसके पास दैवी ताकत है, दैवी शक्ति है, उसका रिएक्शन देने के लिए उसके प्रत्युत्तर में ही राष्ट्रवाद का उदय हुआ। द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1850, जिसको हम रूढ़िवाद कहते हैं, तो 1815 के बाद एक नया न्यू कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद। इन 1815 द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ European powers like Britain, Russia and Austria who had defeated Napoleon, ये 1850 की बात है। ब्रिटेन, रूस और ऑस्ट्रिया जैसी जो यूरोपीय शक्तियां थीं, जिन्होंने मिलकर किसको हराया था? नेपोलियन को हराया था। मेट इन वियना, ये कहाँ मिली? वियना टू प्रिपेयर अ सेटलमेंट, काहे के लिए? एक समझौता तैयार करने के लिए, एक सेटलमेंट तैयार करने के लिए वियना में मिले। कौन? ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, ये यूरोपियन पावर हुआ करती थी। द पॉलिटिशियन असेंबल इन वियना कांग्रेस, जो राजनीतिज्ञ थे, ये कहाँ इकट्ठा हुए? ये वियना कांग्रेस में इकट्ठा हुए। हैड रिटेटेड देयर प्लेस फॉर रीबिल्डिंग यूरोप अकॉर्डिंग टू देयर understanding and experience by reestablishing the archaic system while keeping away Europe from the symptoms of new era like nationalism, liberalism and democratic sentiments। तो इसमें जो लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने अपनी समझ के आधार पे उन्होंने सोचा कि हम क्या करेंगे, जो यूरोप है इसका हम पुनर्निर्माण करेंगे, रिकॉन्स्ट्रक्शन, रीस्टेब्लिश, इसकी जो व्यवस्था है, ठीक है, इसको हम दोबारा से निर्माण करेंगे। वाइल कीपिंग अवे यूरोप फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ न्यू एरा, और जो यूरोप है तो उसको हम जो नया एरा है उसके सिम्टम्स से दूर रखेंगे। नई शताब्दी के युग के लक्षण है, उससे हम इसको दूर रखेंगे। कौन कौन सी भावनाओं से? नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, उदारवाद, डेमोक्रेटिक, ठीक है, जो लोकतंत्र सेंटिमेंट्स हैं, इससे हम दूर रखेंगे। बट दे हैड नॉट आइडेंटिफाइड द न्यू सेंटिमेंट्स, लेकिन उन्होंने जो नए सेंटिमेंट्स थे उनको पहचाना नहीं था। दिस वॉज द ओनली रीजन दैट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दोज अरेंजमेंट्स ट्राइड एट वियना कांग्रेस केप्ट डिटोरेटिंग ड्यूरिंग द नेक्स्ट 100 ईयर्स। यही कारण रहा कि जिन व्यवस्थाओं को स्थापित करने की कोशिश वियना कांग्रेस ने की थी, अगले 100 वर्षों तक वे खत्म होती रही, डिटोरेटिंग, ध्वस्त होती रही, ठीक है, क्योंकि जो नई व्यवस्थाओं का उदय हो रहा था, जन्म हो रहा था। दे हैड नॉट आइडेंटिफाइड द न्यू सेंटिमेंट्स, उनको ये जान ही नहीं पाए। तो इन्होंने कहा यूरोप में हम ये चीज़ें हैं, इनको लागू नहीं होने देंगे। कौन कौन सी? नेशनलिज्म, लिबरलिज्म, डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट्स, इन चीज़ों को हम जो नए फॉर्म है इनको लागू नहीं होने देंगे। तो यही कारण रहा, इनको नहीं जान पाए।
तो बाद में अगले 100 सालों तक जो ये चाहते थे वो सब व्यवस्थाएं लागू नहीं हुई और आने वाले 100 वर्षों तक इनकी ये व्यवस्थाएं खत्म होती रही, ध्वस्त होती रही। रिवोल्यूशनरीज, क्रांतिकारी। इन द ईयर आफ्टर 1815 AD, due to fear and superstition, many liberalists and nationalists went underground। ये बात 1815 ईस्वी है, उसके बाद के जो वर्ष हुए हैं, ठीक है, तो उसमें फियर, डर के कारण, एंड सप्रेशन और दमन के कारण मैनी लिबरलिस्ट, बहुत सारे जो उदारवादी लोग थे और राष्ट्रवादी लोग थे, वेंट अंडरग्राउंड, ये भूमिगत हो गए। टू गेट द रिवोल्यूशनरीज ट्रेंड एंड टू डिफ्यूज द आइडियोलॉजी, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन सेवरल यूरोपियन स्टेट्स। तो बहुत सारे जो यूरोपीय राज्य हुआ करते थे, ठीक है, वहाँ पे रिवोल्यूशनरीज को ट्रेनिंग देने के लिए, उनको प्रशिक्षण देने के लिए और उनके विचारों का प्रसार करने के लिए कुछ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, गुप्त संगठन बनाए गए। द मीनिंग ऑफ अ रिवोल्यूशनरी एट दैट टाइम वाज वन हु अपोज्ड क्रांतिकारी होने का मतलब ये था जो राजतंत्री व्यवस्थाएं हैं, मोनारिकल सिस्टम है, उनका विरोध करना। रिवोल्यूशनरी होने का मतलब जो राजतंत्री व्यवस्थाएं हैं उनका विरोध करना, जिनकी स्थापना वियना संधि की एक मीटिंग हुई थी उसके बाद की। रिवोल्यूशनरी होने का मतलब ये था वियना संधि के बाद उनका विरोध करने का मतलब था आप simultaneously to remain committed to freedom and liberation, it was साथ ही स्वतंत्रता और प्रतिबद्ध, कमिटेड होना, ठीक है, और संघर्ष करना। अगर आप आपको किसके लिए प्रतिबद्ध होना है, लिबरेशन और फ्रीडम, उदारवाद और आज़ादी के लिए आपको कमिटेड होना है। मोस्ट ऑफ द रिवोल्यूशनरीज कंसीडर्ड establishment of nation state a mandatory part of war। बहुत सारे क्रांतिकारी उन्होंने राष्ट्र राज्यों की स्थापना है, आज़ादी के